स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है, और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा था। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी इटोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में क्या है कि हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। आज की जिस वीडियो है उसमें हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, तो मेनली जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपने पिछली जो वीडियो है उसमें ही क्या है कि आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसका स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर से। तो पहला जो आता है आपका ऑब्सेशनल थॉट्स। ऑब्सेशनल थॉट्स आप सबको मालूम है कि थॉट्स यानी कि विचार, ऑब्सेशन मतलब बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, यानी कि ऐसे विचार जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं और जो कि सेंसलेस हैं, अनवांटेड हैं, जिनको आप नहीं चाहते कि मेरे दिमाग में आए लेकिन वो फिर भी आपके अंदर आते हैं। तो ऐसे जो थॉट्स होते हैं उसे अपन ऑब्सेशनल थॉट्स कहते हैं। These are the words, ideas and beliefs that introduce forcibly into the patient's mind, यानी कि पेशेंट के माइंड के अंदर फोर्सली तरीके से क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं या जो आइडियाज़ होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो क्या है कि एंटर कर जाते हैं, यानी कि एक फोर्स तरीके से वो नहीं चाहता है कि मेरे दिमाग में इस प्रकार के विचार आएँ, लेकिन फिर भी वो विचार उसके दिमाग में एंटर कर जाते हैं। दे आर यूजुअली अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग टू द पेशेंट एंड मे बी ऑब्सीन। इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो या तो अनप्लीजेंट होते हैं या शॉकिंग देने वाले होते हैं पेशेंट को, या फिर वो अश्लील टाइप के हो सकते हैं। इस प्रकार के जो विचार होते हैं जो वो नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में आए, तो इससे क्या है कि वो एक तरह से इसको एक शौक लगता है कि यार मैं ये नहीं चाहता कि इस प्रकार के मेरे दिमाग में विचार आए, अनवांटेड हैं और सेंसलेस हैं, फिर भी मेरे दिमाग में विचार क्यों आने, जिससे क्या है कि एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके बाद आते हैं अपन ऑब्सेशनल इमेज के ऊपर। ऑब्सेशनल इमेज यानी कि दिमाग के अंदर जो आपके जो सजीवे जो चित्रण है वो उसकी इमेजेस हैं वो आपके दिमाग में बन जाती हैं और बार बार आपके दिमाग में ऐसे जो इमेजेस हैं जैसे वायलेंट या डिस्गस्टिंग टाइप की जो इमेजेस हैं वो आपके दिमाग में आ जाती है। आप नहीं चाहते हो उनको अपने दिमाग में लाना, लेकिन फिर भी वो आ जाती है। तो दीज आर विविडली इमेजिन्ड सीन्स इस ऑफन ए वॉयलेंट और डिस्गस्टिंग काइंड। इस प्रकार की जो इमेजेस होती हैं इसमें क्या है कि एक सजीवे जो चित्रण है, एक सीन होता है वो आपके दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाता है। यानी कि जो भी वॉयलेंट या जो भी डिस्गस्टिंग टाइप के जो इमेजेस होती हैं, जो सजीवे जो चित्रण होता है वो आपके दिमाग में, आपके माइंड के अंदर घूमता रहता है और बार बार ये क्या है कि घूमता रहता है, जो कि क्या है कि सेंसलेस होता है। इसके बाद आता है अपन ऑब्सेशनल रूमिनेशंस पर। ऑब्सेशनल रूमिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी आप दिन भर में जो भी कार्य करते हो उस दौरान आपने क्या क्या काम किया है, जो भी आपने पूरी जो डेली लाइफ की जो सिचुएशन होती है उसके बारे में क्या है कि आप आत्ममंथन करते हो। आत्ममंथन का मतलब यानी कि आप उन छोटी छोटी बातों को भी क्या है कि बार बार आपके दिमाग में वो रिपीट होती रहती है, जबकि वो सेंसलेस हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो बार बार घूमती रहती है। तो दीज इन्वॉल्व इंटरनल डिबेट्स इन विच arguments for and against इवन द सिंपलेस्ट एवरीडे एक्शंस आर रिव्यूड एंडलेसली। यानी कि दिन भर में, यानी प्रत्येक दिन जो आपने कार्य किया है, चाहे वो सिंपल सा कार्य हो या चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, उन सब के बारे में आपके दिमाग में वो रिव्यू चलता रहता है। लगातार क्या है कि वो रिव्यू आपके दिमाग में चलता रहता है, जिससे क्या है कि आप अपने अंदर ही क्या है कि एक डिबेट, इंटरनल डिबेट्स करने लग जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हो कि नहीं ये काम मुझे इस प्रकार करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सेंसलेस है और ये जो है बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए इसे हम ऑब्सेशनल रूमिनेशंस कहते हैं। इन दिस टाइप द पर्सन रूमिनेट्स इन हिज माइंड अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ थॉट कंटेंट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होता है वो उसके दिमाग में क्या है कि जो थॉट कंटेंट होते हैं, जो उसके दिमाग में बार बार वो सोचता रहता है, वो चीज़ें उस पर्सन के दिमाग में वो सोचता है कि ये जो मैंने कार्य किया है ये मेरे लिए लाभदायक है या ये नुकसानदायक है। इस तरह के जो विचार है वो उसके दिमाग में बार बार एवरीडे लाइफ सिचुएशन में आपके बार बार आते रहते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑब्सेशनल रूमिनेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्सेशनल रिचुअल की। ऑब्सेशनल रिचुअल जिसमें क्या होता है कि दोनों ही एक्टिविटीज़, जो आपकी ऑब्सेशन होता है और जो आपका कंपल्सन होता है, दोनों ही क्या है कि इसके अंदर इंक्लूड रहता है। यानी कि आप जो भी आप सोचते हो उसका क्या है कि अवलोकन आप उसका करने लग जाते हो। यानी कि ऐसी कंडीशंस आपकी आ जाती है कि आपने, आपके दिमाग में जो भी सोच आती है उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होती है, तो आप उसके साथ साथ क्या है कि वो कार्य भी क्या है कि उसका अवलोकन, जो आपने सोचा उसका अवलोकन आपको करना पड़ जाता है। तो दीज में इंक्लूड बोथ मेंटल एक्टिविटीज़ सच एज काउंटिंग रिपीटली
in a special way or a repeating a certain form of words and repeated but senseless behavior such as washing head 20 or more times a day। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी दोनों मेंटल एक्टिविटीज़ होती है दोनों ही इंक्लूड होती है, यानी कि ऑब्सेशन भी रहता है आपके अंदर और कंपल्सन भी आपके अंदर रहता है। जैसे कि काउंटिंग रिपीटली इन ए स्पेशल वे, यानी कि आप काउंटिंग करने लग जाते हो, आपके दिमाग में आती कोई बात है तो आपको लगता है कि नहीं ये काउंटिंग गलत हो गई है, मुझे दोबारा करना चाहिए, ठीक है एक बार कर लिया हमने, तो वो हमको एक नॉर्मल कंडीशन लगती है। लेकिन बार बार आप अगर ऐसा करते हो और ये कई महीनों तक आपके साथ ऐसा होता है तो ये मान लो कि आपके अंदर एक ऑब्सेशनल रिचुअल आ गई आपके अंदर, ये काउंटिंग आप कर रहे हो तो आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है और आप क्या है कि आपको लगता है कि हर कोई चीज़ जो है मैं जो गणना कर रहा हूँ वो सारी चीज़ क्या है कि गलत हो रही है और आप क्या है कि दोबारा से काउंटिंग करने लग जाते हो स्पेशल वे में। रिपीटेड एंड सर्टेन फ्रॉम ऑफ वर्ड्स एंड रिपीटेड बट सेंसलेस बिहेवियर, और उस प्रकार का जो बिहेवियर है सेंसलेस बिहेवियर है वो आप बार बार करने लग जाते हो। जैसे कि वॉशिंग है 20 और मोर टाइम्स ए डे, यानी कि एक दिन में 20 से ज़्यादा आप हाथ आपने बार बार धोते हो, तो वो क्या है कि एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है आपका। तो बार बार धोते हो, एक बार गंदा होता है, 2 बार गंदा होता है तो आप बार बार क्या है कि अपने हाथ को धो सकते हो। लेकिन आप अगर दिन भर में क्या है कि 20 बार अपने हाथ धो रहे हो जबकि आपके साफ हैं, वो सेंसलेस कहलाता है, जिसे बोलते हैं अपन ऑब्सेशनल रिचुअल। इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑब्सेशन होता है और जो कंपल्सन होता है दोनों ही क्या है कि इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि आप जो सोचते हो उसका अवलोकन आप करने लग जाते हो। समटाइम्स सच कंपल्सिव एक्ट में बी प्रेसिड बाय ऑब्सेशनल थॉट। अब देखो यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं, इस प्रकार के जो कंपल्सिव एक्ट होते हैं वो आपके प्रोसीड होते हैं ऑब्सेशनल थॉट से, यानी कि आप जो ऑब्सेशन थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप जो सोच रहे हो उसी प्रकार का जो एक्ट है आप वहाँ पर करने लग जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिपीटिंग हैंड वॉशिंग में भी प्रेसिड बाय थॉट ऑफ कंटामिनेशन। जैसे आपके दिमाग में विचार आया कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं और आपने क्या किया, हैंड वॉश किया और ये बार बार आप कर रहे हो, तो ये हो गया आपका ऑब्सेशनल रिचुअल। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशनल डाउट्स, यानी कि आपके अंदर डाउट्स जो है वो बार बार आते हैं किस चीज़ को लेकर के। दीज में कंसर्न एक्शन दैट मे नॉट हैव बीन कंप्लीटेड एडिक्वेटली सच एज फॉरगेटिंग टू टर्न ऑफ द स्टोव और नॉट लॉकिंग द डोर। इसमें बताया है कि आपके अंदर क्या है कि हमेशा कोई ना कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है और वो दिमाग में आपके रहता है और वो बार बार रहता है और सेंसलेस रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है, आप इस दुविधा में रहते हो कि मैंने अपना कोई भी कार्य जो मुझे करना था वो एडिक्वेटली तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि फॉरगेटिंग टू टर्न ऑफ द स्टोव और नॉट लॉकिंग द डोर, जैसे कि मैंने स्टोव को टर्न ऑफ करना भूल गया हूँ मैं, या फिर जो दरवाज़ा होता है उसको लॉक करना मैं भूल गया हूँ, जबकि आप 5 मिनट पहले ही जा करके ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्शंस आप करके आए हो, लेकिन आप 5 मिनट बाद आपके दिमाग में ये चीज़ दोबारा से आपके दिमाग में आ जाती है कि नहीं मैंने क्या है कि स्टोव शायद मैंने ऑफ नहीं किया है और मैंने लॉक जो है डोर, वो जो डोर है वो मैंने लॉक नहीं किया है। तो ये विचार क्या है कि आपके हर 5 या 10 या 15 मिनट में आपके साथ साथ आते रहते हैं और आपके अंदर इतनी एंजाइटी बढ़ जाती है कि आपको दोबारा जानना पड़ता है और आप उसको चेक करके आते हो। तो इट मे बी फॉलोड बाय ए कंपल्सिव एक्ट सच एज द पर्सन मेकिंग मल्टीपल ट्रिप्स बैक इनटू द हाउस टू चेक इफ द स्टोव हैज़ बीन टर्न ऑफ। इस प्रकार जो कंपल्सिव एक्ट है इसका क्या है कि वो आप उसको फॉलो करते हो और क्या करते हैं, जो पर्सन होता है वो मल्टीपल ट्रिप्स करता है, यानी कि वो एक बार घर से बाहर निकल जाता है लेकिन फिर आधे रास्ते में जाकर के वो वापस घर पे आता है और चेक करता है कि स्टोव को मैंने टर्न ऑफ किया है या नहीं किया है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो आ जाती है आपकी ऑब्सेशन डाउट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्सेशनल इम्पल्सेस। दीज आर द अर्ज टू perform acts usually of a violent or embarrassing kind such as injury a child, shouting in a church, etc. Obsessional impulses मतलब एक तरह का आवेग होता है जो आपके दिमाग में बार बार आ जाता है बिना किसी कारण। आपके दिमाग में कोई आवेग अगर बार बार आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा ऑब्सेशनल इम्पल्सेस। इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि आप उस प्रकार का एक्ट करते हो जैसे कि वॉयलेंट या एम्ब्रेसिंग काइंड के जो बिहेवियर है आप परफॉर्म करने लग जाते हो, आप एक्ट करने लग जाते हो। आप जैसे कि किसी बच्चे को क्या है कि इंजरी करने लग जाते हो, यानी कि आपके दिमाग में वो आवेग आ गया कि नहीं मुझे किसी को चोट पहुंचानी है, तो आप क्या है कि किसी बच्चे को चोट पहुंचा देते हो। या फिर आपको क्या है कि चिल्लाना है जोर से, तो आप किस चर्च मंदिर वगैरह ऐसी जगह पर गए, आपको एकदम अंदर से ही क्या है कि एक आवेग आपके अंदर उत्पन्न होता है और वो बार बार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं मुझे चिल्लाना है और आप वहाँ पर वो चीज़ें क्या है कि परफॉर्म
कर देते हो। इसे ही हम क्या है कि ऑब्सेशनल इम्पल्सेस कहते हैं। इसके बाद कुछ जो अदर फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जैसे इसमें आता है पहला एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंस इन ऑक्यूपेशनल लाइफ, सोशल एक्टिविटीज़ एंड इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, जो ओसीडी के जो पेशेंट होता है उनके अंदर एंजाइटी तो होती ही है, आपको पता है पहले ही, क्योंकि जो ऑब्सेशंस आएंगे आपके दिमाग में, विचार आते हैं, उसमें क्या है कि आप बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी डेवलप हो जाती है। साथ साथ में क्या है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हो। अगर वो काम आप नहीं कर पाते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हो, इसमें आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस इन ऑक्यूपेशनल लाइफ, इससे क्या होगा, आपकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है यानी कि जो आप काम करते हो वो भी क्या है कि आपके डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो बार बार वहाँ पर भी आएंगे। आप कोई भी काम क्या है कि सही तरीके से नहीं कर पाओगे, आपकी सोशल एक्टिविटी आपकी प्रभावित होगी। आप कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है वो आपको उसको सही तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इसके अलावा जो आपकी जो डेली एक्टिविटी है जो आपकी लाइफ साइकिल में रहती है वो भी क्या है कि आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद मार्क स्लोनेस ऑफ डेली एक्टिविटी, आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसके अंदर स्लोनेस आ जाती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड टास्क कंप्लीशन, आपके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो भी आपके अंदर कम हो जाता है, और आप कोई भी टास्क को क्या है कि सुचारू रूप से कंप्लीट करने के लिए भी आप नहीं रह पाते हो, यानी कोई भी टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। इम्पेयर्ड सोशल एंड वर्क फंक्शनिंग, आप कोई भी काम जो आपको करना होता है, सोशल हो चाहे कोई भी फंक्शनिंग है, वो आपका इम्पेयर्ड हो जाता है। रिकॉग्निशन दैट द थॉट्स आर प्रोड्यूस इन हिज ऑन वांट, इसके अलावा आपको ये भी पता होता है कि आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपके दिमाग में खुद आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। तो आपको ये भी पता होता है कि मेरे दिमाग में जो सोच आ रही है, जो भी इमेजिन्स हो रहे हैं वो मुझे अपने आप ही हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, और ये अनवांटेड है, मैं नहीं चाहता फिर भी मेरे दिमाग में आते हैं। तो इस चीज़ को भी क्या है कि आपको रियलाइज़ है, आपको पता है और आप जानते हो इस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की। कोर्स इज़ यूजुअली लॉन्ग एंड फ्लक्चुएटिंग, इसका जो कोर्स होता है वो यूजुअली लंबे समय तक रहता है, यानी कि बहुत ही लंबा समय होता है, क्रोनिक होता है, और फ्लक्चुएटिंग यानी कभी सही भी हो जाता है और फिर दोबारा भी हो सकता है। अबाउट 2/3 ऑफ पेशेंट इम्प्रूव बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 2/3 जो पेशेंट्स होते हैं जो साल एंड ऑफ ईयर होता है उस दौरान भी क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। ए गुड प्रोग्नोसिस इज इंडिकेट बाय द गुड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, इसका एक गुड प्रोग्नोसिस ये भी इंडिकेट करता है कि यदि आप सही हो जाते हो तो आप अपने जो सोशल है, आपकी जो ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से आप कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है, यानी कि आप अपनी जो लाइफ है सुचारू रूप से आप कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो होता है मेनली इसका फार्माकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और अदर थेरेपी में कंप्लीट होता है। तो फार्माकोथेरेपी इसमें क्या होती है कि आप एंटी डिप्रेसेंट देते हो। एंटी डिप्रेसेंट यानी कि पेशेंट यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है, तब हम उसको क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो हम देते हैं, जिसमें हम फ्लूवोक्सामाइन और सर्टेलाइन जो ड्रग्स होती हैं वो हम अकॉर्डिंग टू जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं। इसके बाद हम एंजाइटिक ड्रग्स देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइटी होती है। आपको पता है इसमें जो भी आपकी जो थॉट्स डेवलप होती हैं, इससे क्या है कि आप उस काम को करने की आपकी इच्छा होती है, तो आपके अंदर एक एंजाइटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या है कि अपन बेंजोडाइज़ेपाइन दे सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर थेरेपीज़ होती हैं वो हम देते हैं इसके अंदर। तो पहली जो थेरेपी आती है इसके अंदर बिहेवियर थेरेपी, यानी कि बिहेवियर थेरेपी हम इसके अंदर देते हैं। इसके अंदर बिहेवियर थेरेपी के अंदर कई प्रकार के जो टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम इस जो ओसीडी है उसको क्या है कि हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की टेक्निक होती है जिससे हम ओसीडी को क्या है कि कम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम एक्सपोजर जो प्रोसीजर होता है और जो रेस्पॉन्स प्रिवेंशन जो प्रोसीजर होता है उस दोनों को क्या है कि कंबाइन कर देते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, इसके अंदर जो कंपल्सिव जो पेशेंट्स होता है उसको क्या है कि उस चीज़ से आप उससे एक्सपोज कराते हो, यानी जिस चीज़ से उसको एंजाइटी हो रही है उसी चीज़ से क्या है कि आप एक्सपोज कराते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि जो पेशेंट है उसको क्या है कि
हाथ वो धोता है क्योंकि उसके हाथ कंटामिनेशन है। तो आपने क्या किया, उसके हाथ को कंटामिनेट कर दिया, यानी कि उसके हाथ और ज़्यादा कंटामिनेट कर दिए, और उसको क्या है कि रिफ्रेन नहीं करने दिया, यानी कि उसको हैंड वॉश नहीं करने दिया। आपने उसको एक्सपोज करा दिया कि हाँ भाई आपके हाथ गंदे हैं, और अब देखो आपके हाथ जो गंदे हैं इससे आपको कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और आप इसको क्या है कि बाद में अगर आप इसको साफ़ नहीं करते हो तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो इस तरीके से क्या है कि हमने एक्सपोजर और रेस्पॉन्स प्रिवेंशन जो टेक्निक है इसका यूज़ करके क्या है कि हमने इसके जो नेगेटिव रेस्पॉन्स चेन होती है उसको क्या है कि हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। इसके बाद आता है आपका थॉट स्टॉपेज। थॉट स्टॉपेज ये भी एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होता है उसको क्या है कि सिखाया जाता है कि जो उसके जो अनवांटेड जो थॉट्स आते हैं उसको किस प्रकार से क्या है कि हम स्टॉप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक प्रोसीजर होता है, उसको आपको लर्न कराना होता है कि जैसे कि उसको आपने बोल दिया कि एक कंफर्टेबल चेयर पे क्या है कि आपको बैठना होता है, ठीक है। जब आप पेशेंट को कंफर्टेबल चेयर पे बिठा देते हो उसके बाद आपको उसको बोलना होता है कि आपके माइंड में जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको क्या है कि आने दो एक बार, ठीक है। जैसे ही आपके अंदर वो थॉट्स आते हैं तो आप अपने आप को क्या है कि कमांड दोगे, कमांड स्टॉप का कमांड दोगे। स्टॉप का कमांड देने पर आप क्या है कि उसी वक्त अपनी जो मसल्स होती हैं उसको क्या है कि रिलैक्स करना है आपको, और जो भी आपका जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपके जो बेहतरीन जो पल होते हैं उसके बारे में क्या है कि आपको सोचना है। तो इस तरीके से ये क्रिया आप जो प्रोसीजर होता है इसको बार बार आप करते हो तो वो थॉट स्टॉपेज जो टेक्निक है वो आप पे काम कर जाती है, और धीरे धीरे क्या है कि आपके थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक इसके अंदर क्या है कि अपन कई प्रकार की जो रिलैक्सेशन चीज़ें होती हैं वो आप उनको करने को दे सकते हो, जैसे कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज वगैरह आप उनको बोल सकते हो कि आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज किया करें ताकि आपके जो थॉट्स है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सके, आपकी एंजाइटी जो है वो डेवलप न हो सके, और उसमें क्या है कि आप रिलैक्स महसूस कर सके। मेडिटेशंस, योगा वगैरह, आपके म्यूजिक सुनना है या फिर कोई भी इमेजिंग चीज़ें करनी, यानी कि इस प्रकार की इमेजिंग चीज़ें करनी जो सुहावनी है, जो आपको प्रिय लगती हैं, इस प्रकार की जो इमेजिन है वो आपको करना होता है। तो ये होती है आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक, जिससे क्या है कि आपके जो थॉट्स है वो डाइवर्जन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन मैंने आपको पिछले जो क्लासेस हुई थी उसमें भी बताया था कि जो डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो डिसेंसिटाइजेशन जो क्या है बिहेवियर थेरेपी का एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि आप जो स्टिमुलस या जिस चीज़ से आपको एंजाइटी हो रही है उस चीज़ से आपको क्या है कि एक्सपोज कराया जाता है रिलैक्सेशन पोजीशन में, यानी कि आपको पहले रिलैक्स कराया जाता है, फिर आपको उस एंजाइटी से आपको एक्सपोज कराया जाता है। जैसे जैसे आपकी एंजाइटी डेवलप होती है फिर दोबारा से आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो प्रक्रिया है आपको बार बार करनी होती है, जिससे क्या है कि आपको जिस एंजाइटी से आप जिस वजह से जिस स्टिमुलस से आपको एंजाइटी डेवलप हो रही है वो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअली आपकी कम होती चली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एवर्जन कंडीशन की। एवर्जन कंडीशंस ये भी हमने आपको पिछली क्लासेस में आप बता चुके हैं एवर्जन कंडीशंस क्या होती है। एक बार और फिर बताता हूँ मैं कि एवर्जन कंडीशंस इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो प्लीजेंट स्टिमुलस होता है उसके साथ क्या है कि आप जो अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स है उसको क्या है कि कंबाइन कर देते हो, उसके साथ पेयर कर लेते हो। इसमें क्या होता है कि आप उस अनरेस्पॉन्स जो होता है आपका अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स होता है वो आपको क्या है कि एक तरह से पनिशमेंट के रूप में आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको अंदर एंजाइटी डेवलप हुई, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा हाथ कंटामिनेटेड है और मुझे मेरे अंदर क्या है कि एंजाइटी डेवलप हो गई, मुझे हाथ धोने जाना है। तो आप क्या करोगे वहाँ पर अपने आप को क्या है कि कोई भी पनिशमेंट आप दे लोगे वहाँ पर, या फिर आप किसी को बोल दोगे कि अगर मैं दोबारा हाथ धोने जाता हूँ तो आप मेरे को पनिश करो, या मुझे आप खाना मत देना, या मेरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मेरे से छीन लेना। इस तरीके से क्या है कि आप एवर्जन कंडीशंस का उपयोग करके भी क्या है कि जो पेशेंट होता है उसको क्या है कि जो ओसीडी है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम अदर थेरेपीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अदर थेरेपीज़ में सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी हम दे सकते हैं इसमें आपको वेंटिलेशन है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, री एजुकेशन है, रीएश्योरेंस है, ये हम इसका उपयोग इसमें कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो थेरेपीज़ होती हैं उसके साथ अगर हम सपोर्टिव साइकोथेरेपी अगर हम यूज़ में लेते हैं कि उसका जो माइंड में क्या चल रहा है उसके दिमाग में, तो वो अगर हम वेंटिलेट करते हैं, एक अपने उसके जो फीलिंग्स जो मन में आ रही है उसके साथ हम वेंटिलेट करते हैं, उससे पूछते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको, तो वो अपनी जो बातें होती है वो बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या है कि कुछ हद तक थॉट्स वगैरह भी कम होते हैं। इसके अलावा आप एनवायरनमेंट जो मॉडिफिकेशन है वो भी कर सकते हो, आपका उसका एनवायरनमेंट है चेंज कर सकते हो, जिससे क्या है कि कुछ हद तक आप जो ओसीडी की जो ओसीडी उसको हो रहा है वो भी आप कम कर सकते हो। इसके अलावा ECT it is not treatment of choice but used when OCD is associated with severe type of depression। ECT जो होता है वो OCD का एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर
ECT हम दे सकते हैं। यदि OCD के साथ यदि आप डिप्रेशन उसको यदि हो रहा है सीवियर टाइप का तो हम ECT दे सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ये जो ECT है वो हम OCD के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं, लेकिन हम जब लेते हैं इसको यूज़ में जब यदि उसको OCD के साथ साथ सीवियर टाइप का डिप्रेशन यदि हो तो हम ECD उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है इसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर आती है। थैंक यू।